अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह हो और उसमें बोया गया हर एक विचार, मतलब हर एक सोच, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हकीकत बनकर उगती हो। जो भी हम सोचें वो हमारी जिंदगी में सच होने लगे। आज हम इसी कमाल के और सच कहूं तो शायद थोड़े डरावने आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये जो विचार है ना, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की 1963 की एक क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार है। हमारे पास इस किताब का एक गहरा विश्लेषण है जो हमें समझाएगा कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हम अपने मन की इस छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर सकते हैं। मर्फी का सबसे बड़ा आइडिया यह है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन हैं। एक चेतन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो पहले बात करते हैं चेतन मन की। इसे आप एक जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो तर्क करता है, सोच समझकर फैसले लेता है। हम अपनी 5 इंद्रियों से, देखने, सुनने, सूंघने से जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो सब इसी के पास जाती है। दिन भर के जो छोटे बड़े फैसले होते हैं, जैसे आज क्या पहनना है या ऑफिस के लिए कौन सा रास्ता लेना है, ये सब काम यही कप्तान करता है। ये सवाल करता है, विश्लेषण करता है और चुनाव करता है। ये हमारे दिमाग का चौकीदार भी है। बिल्कुल। और अगर चेतन मन कप्तान है तो अवचेतन मन उस जहाज का इंजन रूम है, जहां असली ताकत है। या फिर इसे एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह देखिए। ये दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि ये तर्क नहीं करता। ये कप्तान से मिले किसी भी आदेश को, किसी भी विचार को बिना सवाल किए सच मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। उसे सही, गलत या अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये उस जमीन की तरह है जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब के बीज बो रहे हैं, हाँ, या जहरीले कांटेदार पौधों के। या आप कांटेदार पौधे। एकदम सही। जमीन तो दोनों को बराबर पोषण देगी और उगाएगी। ठीक वैसे ही हमारा अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में कोई भेद नहीं करता। आप उसे जो भी विचार पूरी भावना और विश्वास के साथ देंगे, वो उसे सच मानकर उस पर काम शुरू कर देगा। और ये कभी सोता नहीं, 24/7 काम करता रहता है। हमारे शरीर के वो सारे काम जिन्हें हम कभी नोटिस भी नहीं करते, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना, ये सब यही संभालता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को लगातार नया बनाने का काम भी यही करता है। और स्रोतों के मुताबिक इसी प्रक्रिया के चलते हर 11 महीने में हमारा पूरा शरीर लगभग नया बन जाता है। वाह! तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन हम उसे जाने अनजाने में अक्सर नकारात्मक कमांड्स देते रहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है। ये तो अपनी ही शक्ति को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और यहीं से मर्फी का विश्वास का नियम या द लॉ ऑफ बिलीफ सामने आता है। ये कहता है कि आप जिस बात पर दिल से विश्वास कर लेते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो बस आपके गहरे विश्वास को हकीकत में बदल देता है। हर विचार एक कारण है और आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति उस विचार का नतीजा। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता और महसूस करता है, ये कार बहुत महंगी है, मैं इसे कभी नहीं खरीद सकता। तो उसका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां वो वाकई उसे कभी नहीं खरीद पाएगा। पैसा आएगा भी तो कहीं और खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी सोच को बदलकर ये विश्वास करे, मैं ये कार खरीद रहा हूं, और उसकी खुशी को महसूस करे, तो अवचेतन मन उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। हो सकता है उसे कोई नया अवसर मिले या प्रमोशन हो जाए। मर्फी कहते हैं कि हमें मैं नहीं कर सकता जैसे वाक्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग में नाकामी का प्रोग्राम सेट कर देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिमागी धोखा नहीं है? मेरा मतलब, क्या असली बीमारी या गरीबी सिर्फ विश्वास कर लेने से दूर हो सकती है? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है ना? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हमें प्लेसीबो इफेक्ट में मिलता है, जिसे आज मेडिकल साइंस भी मानती है। जब किसी मरीज को चीनी की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये बहुत शक्तिशाली नई दवा है, तो अक्सर देखा गया है कि मरीज की सेहत में सचमुच सुधार होने लगता है।
वो सुधार गोली से नहीं, बल्कि इन मरीज के इस पक्के विश्वास से होता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। उसका विश्वास उसके अवचेतन मन को शरीर को ठीक करने का आदेश देता है। और ये कोई नया विचार नहीं है। पुराने जमाने में लोग तीर्थ स्थलों पर जाकर ठीक हो जाते थे क्योंकि उनका विश्वास अटूट होता था। तो ये सिर्फ दिमागी धोखा नहीं, बल्कि दिमाग की वो ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर हमें इस ताकत का सही इस्तेमाल करना है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन में ये सकारात्मक बीज बोए कैसे? क्योंकि दिन भर तो दिमाग में हजारों उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। हाँ, और मौसी भी इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें ज़बरदस्ती या इच्छा शक्ति से ज़्यादा विश्वास और भावना पर जोर दिया गया है। पहली तकनीक है सकारात्मक कथन या अफर्मेशंस। इसका मतलब है सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना। हाँ, लेकिन सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं, उन्हें पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराना। मर्फी के अनुसार इसका सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का होता है। उस वक्त हमारा तार्किक मन, वो चौकीदार, थक कर शांत होने लगता है। ऐसे में सकारात्मक विचार बिना किसी रोक टोक के सीधे अवचेतन मन की उपजाऊ जमीन में चले जाते हैं। जैसे अगर कोई किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में है, तो वो शांति से दोहरा सकता है, मेरा मन मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। या अच्छी सेहत के लिए मेरे शरीर का हर हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ और सही काम कर रहा है। भाषा सरल हो, लेकिन भावना गहरी होनी चाहिए। और दूसरी तकनीक है मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। मर्फी कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मतलब जो हम चाहते हैं उसकी मन में एक साफ और जीती जागती तस्वीर बनाना। उन्होंने इसके लिए एक 3 स्टेप का मर्फी मेथड भी बताया है। पहला, अपने मन को पूरी तरह शांत और रिलैक्स करें। दूसरा, जो आप चाहते हैं उसे होता हुआ देखें। सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। अगर प्रमोशन चाहिए तो कल्पना करें कि आपका बॉस आपको बधाई दे रहा है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, कल्पना करें कि आपके दोस्त और परिवार वाले आपकी इस कामयाबी पर आपको बधाई दे रहे हैं। उनकी आवाज सुनें, उनके मुस्कुराते चेहरे देखें। ऐसा करने से उस विचार में भावनाएं जुड़ जाती हैं, जो अवचेतन मन के लिए पेट्रोल का काम करती हैं। और तीसरी तकनीक है वैज्ञानिक प्रार्थना या साइंटिफिक प्रेयर। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका किसी खास धर्म से लेना देना नहीं है। ये भीख मांगने या गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक शांत और आत्मविश्वास से भरी प्रक्रिया है। इसका तरीका ये है, पहले अपनी समस्या को स्वीकार करें, फिर उसे पूरी तरह से अपने अवचेतन मन की शक्ति को सौंप दें, इस विश्वास के साथ कि उसके पास इसका हल है। और अंत में ये महसूस करते हुए आराम करें कि काम हो चुका है। मतलब ऐसे प्रार्थना करना जैसे हमारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। स्रोत इसे बाइबल के एक श्लोक मार्क 11:24 से जोड़ते हैं, जिसका सार है, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। जब आप इस भावना के साथ सो जाते हैं कि आपका काम हो गया है, तो आपका चेतन मन रास्ते से हट जाता है। फिर रात भर आपका अवचेतन मन उस समस्या का समाधान खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन एक मुश्किल है। हम एक तरफ तो सकारात्मक बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिन भर की चिंता, डर और नकारात्मक खबरें, ये सब भी तो हमारे दिमाग में जा रही हैं। इन जंगली घास फूस का क्या करें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर आप बगीचे में फूल उगाने के साथ साथ जंगली घास को भी आने देंगे, तो फूल कभी ठीक से खिल नहीं पाएंगे। मर्फी कहते हैं कि हमें अपने चेतन मन को एक गेटकीपर या द्वारपाल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे अंदर आने से रोकें, उसे चुनौती दें। चुनौती दें? कैसे? मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, डाइट करना मेरे बस की बात नहीं, ये कभी काम नहीं करती। इसे सच मानने के बजाय इसे चुनौती दें और एक ज्यादा तार्किक विचार से बदलें। जैसे बाहर खाते समय डाइट का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसका तरीका ढूंढ सकता हूँ। ऐसा करने से उस नकारात्मक विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। रोज रात को सोने से पहले दिन की 5 ऐसी बातें लिखना जिनके लिए कोई शुक्रगुजार है। ये दिमाग को अच्छाई पर फोकस करने की ट्रेनिंग देता है। और एक सिद्धांत है प्रयास रहित,
या नॉन एफर्ट का। मॉर्फी कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने से उल्टा असर होता है। इसकी तुलना उन्होंने एक अटके हुए झूले से की है। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा जोर से धक्का देंगे तो वो और अटक जाएगा। ज़बरदस्ती करने से हमारी रचनात्मकता और अवचेतन मन की शक्ति रुक जाती है। हाँ, क्योंकि जबरदस्ती का मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं शक है। आप बस विचार का बीज बोइए, उसे विश्वास और भावना का पानी दीजिए और फिर भरोसा रखिए। अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा जीवन, विकास और समाधान की ओर होती है। उसे अपना काम करने दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें सिर्फ थ्योरी हैं या सच में काम करती हैं। मतलब हमारी सेहत, हमारे बैंक बैलेंस या हमारे रिश्तों पर इनका कोई असर होता है? स्रोतों में कुछ असली जिंदगी के उदाहरण भी दिए गए हैं। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही मार्मिक और चेतावनी देने वाली कहानी है। एक पिता की बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। पिता बहुत हताश था और बार बार पूरी भावना से कहता था, मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ तक दे सकता हूँ। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में उनका दाहिना हाथ कट गया और लगभग उसी समय डॉक्टरों को हैरान करते हुए उनकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगी। ये कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक जबरदस्त चेतावनी है कि हमारे अवचेतन मन को मजाक समझ नहीं आता। वो हमारे भावनात्मक विचारों को कितनी गंभीरता से और शब्दशाह ले लेता है। सही कहा। वो इरादे और शब्दों के पीछे की गहरी भावना को पकड़ता है। उस पिता की भावना इतनी प्रबल थी कि अवचेतन ने उसे एक सीधे आदेश की तरह लिया। इसलिए अपने शब्दों और भावनाओं को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, धन और सफलता के बारे में मर्फी का एक विचार थोड़ा विवादास्पद है। वो कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है। इसका क्या मतलब है? उनका मतलब ये नहीं था कि गरीब लोग बीमार हैं। उनका कहना था कि गरीबी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा मन की एक स्थिति है, मतलब कमी और सीमा में जीने की मानसिकता। अगर कोई इंसान लगातार पैसे की बुराई करता है या मानता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे से दूर रखेगा। मर्फी पैसे को जीवन में प्रवाह, सुंदरता और अच्छाई के प्रतीक के रूप में देखने की सलाह देते हैं। कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने भी माना है कि वो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को अपनी समस्या बताते थे और अक्सर सुबह उन्हें उसका हल सपने में या जागते ही मिल जाता था। और रिश्तों के बारे में क्या ये वहां भी काम करता है? यकीनन, अगर कोई एक अच्छा जीवन साथी चाहता है तो उसे दूसरों की कमियां निकालने के बजाय उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वो अपने साथी में चाहता है, जैसे वफादारी, ईमानदारी और प्यार। जब आप इन गुणों को अपने मन में स्थापित करते हैं और विश्वास करते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, तो आप ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। किताब में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो सामाजिक रूप से बहुत अजीब था और लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। समस्या उसकी शक्लो सूरत या पैसों में नहीं थी, बल्कि उसके अंदर के इस गहरे विश्वास में थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। जब उसने इस सोच को बदला तो उसके रिश्ते भी बदलने लगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है तो उसे बाहर जाकर और ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करने के बजाय पहले अपने अंदर की सोच पर काम करना चाहिए। ये तो हमारे सामान्य तरीकों से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये बाहर से अंदर की बजाय अंदर से बाहर काम करने का तरीका है। मर्फी के अनुसार आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी दुनिया का आईना है और यह सिद्धांत उम्र पर भी लागू होता है। उनका मानना था कि हम तब बूढ़े होते हैं जब हम सीखना, सपने देखना और जिंदगी में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ जैसे विचारों को खारिज करके और यह मानकर कि हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं होता, व्यक्ति 65 या 70 की उम्र के बाद भी ऊर्जावान और रचनात्मक बना रह सकता है। मार्क ट्वेन जैसे लेखकों ने भी माना है कि उनके सबसे अच्छे विचार और कहानियां उनके अवचेतन मन के खजाने से ही आते थे, अक्सर तब जब वे सचेत रूप से कोशिश नहीं कर रहे होते थे। तो चलिए इस पूरी गहरी बातचीत की कुछ मुख्य बातों को समेटते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, अपने विचार बदलो और तुम अपनी किस्मत बदल दोगे। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति उसका नतीजा। दूसरी बात जो शायद सबसे बड़ी है वो ये है कि आपका अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए सिर्फ मैं अमीर हूं कहना काफी नहीं है, आपको अमीरी महसूस करनी होगी। विश्वास और भावना ही वो ईंधन है जो विचारों को हकीकत में बदलता है। और तीसरी बात,
जीवन की ज्यादातर चुनौतियां और रुकावटें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अधूरी इच्छाओं या पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग से आती हैं। बाहरी बदलाव के लिए हमें पहले अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना होगा। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मर्फी का काम हमें जानबूझकर जीने, मतलब लिविंग इंटेंशनली के लिए कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। ये अपार मानसिक शक्ति सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये हर किसी के अंदर मौजूद है। सवाल बस इतना है कि हम अपने मन रूपी बगीचे में कौन से बीज बोने का चुनाव करते हैं। और अब हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, जो इन्हीं श्रोतों पर आधारित है। श्रोतों में ये उल्लेख है कि हमारा अवचेतन मन हर 11 महीने में हमारे शरीर को लगभग पूरी तरह से नया बना देता है। अगर उस नए शरीर को बनाने का कच्चा माल हमारे दिन प्रतिदिन के प्रमुख विचार हैं, तो हम अभी इस क्षण में अपने लिए किस तरह का शरीर और जीवन बना रहे हैं।